हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो फिजिकल केमिस्ट्री का था, केमिकल काइनेटिक्स। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? डी ब्लॉक। कौन सी केमिस्ट्री का है ये? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। हाँ जी, तो हम आज पढ़ने वाले हैं अकार्बनिक रसायन का। जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सी क्लास के अंदर है? 12th क्लास के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दो चार बातें बताना चाहता हूँ। देखो, आज हम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे होता क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चे अक्सर रटते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस होता है वो कहाँ से आता है? हमारे पास पीटी पीरियोडिक टेबल से आता है, आवर्त सारणी जिसे बोलते हैं। और आवर्त सारणी में मानता हूँ कि जिस किसी बच्चे को अगर आवर्त सारणी पूरी आती है, दैट मीन्स वो बच्चा कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार नहीं खाने वाला है। रही बात पढ़ने की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, वैसे रटते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं, क्या करना होता है? समझना होता है। हमें पॉइंट टू पॉइंट समझना है, उसके बाद उसको लर्न करना है। और अब जो हमारा जितने भी आगे नेक्स्ट लेक्चर होंगे, उन सभी लेक्चर्स के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको अब नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको नोट्स क्या हो जाएगा? आपकी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप इसको असेस कर सकते हैं। चलो ज्यादा बात नहीं करते, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक तत्व। तो देखो, सबसे पहले हम अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्या है कि 11th क्लास वाले बच्चे, तुम अभी 12th में आए हो, लॉकडाउन वैसे चल रहा है, तो तुम लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई मुझे लगता है थोड़ा सा कमी की होगी। तो अपन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक बता देता हूँ, ज्यादा नहीं, अपन एक बेसिक ले लेते हैं। मैंने कहा कि हम सामान्यतः ऐसे पढ़ते हैं कि हमारे पास आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। कितने भाई होते हो? ये होते हैं 4, एस, पी, डी और एफ। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 हम ब्लॉक पढ़ते हैं। ठीक है। अब अगर मैं एक छोटी सी आपको बात कहूं कि एस ब्लॉक जो होता है, ध्यान से सुनना, इस बात को, बेसिक है ये। मैंने कहा एस ब्लॉक जो होता है, उस एस ब्लॉक के पास हमारे पास एक कमरा होता है या एक कक्षक होता है। कितना होता है? एक कक्षक। पी जो ब्लॉक होता है हमारे पास, पी के पास कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। डी के पास हमारे पास 5 कक्षक होते हैं। और हमारा जो एफ होता है, उस एफ के पास हमारे पास 7 कक्षक होते हैं। ठीक है। तो एस के पास हमारे पास एक कक्षक हो गया, पी के पास हमारे पास 3 कक्षक हो गए, डी के पास हमारे पास 5 कक्षक हो गए और एफ के पास हमारे पास 7 कक्षक हो गए। ध्यान से सुनना, हमारे पास शर्त क्या होती है कि आप किसी भी एक कमरे के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। किसी भी एक कमरे के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ जो एक कक्षक होता है, उस एक कक्षक में देखा होगा ना आप लोगों ने, ये जैसे मान लो कि एस का है, तो इसमें आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दोनों क्या होते हैं? उल्टे पुल्टे होते हैं। एक इधर है तो इस दूसरे का मुंह इधर रहता है। मतलब शर्त क्या है कि एक कमरे में या एक कक्षक में आपको अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। हुंड का नियम पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो यहाँ जो कक्षक है एस, उसके पास कमरा एक है, कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसका मतलब एस कक्षक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी जो होता है उसके पास कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास? 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। डी के पास कक्षक कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ के पास 7 कमरे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास? 14 इलेक्ट्रॉन। आप सोच रहे होंगे हमने तो डी ब्लॉक पढ़ना था, आप ये क्यों बता रहे हैं? बात आपकी सही है। देखो, ऐसे जो ब्लॉक होता है उसके पास अगर अपन वर्ग की बात करते हैं, हम जानते हैं ना आवर्त सारणी में वर्ग क्या होता है। देखो, आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है, ये वाली जो पंक्तियां होती है ऊपर वाली, ऊपर से नीचे जो आते हैं स्तंभ, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और ये जो होती हैं क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं अपन? आवर्त कहते हैं। इधर से इधर क्या होता है हमारे पास? आवर्त होता है। और ये ऊपर से नीचे क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है। चलो, मैंने कहा कि भैया एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हैं, तो पहले एक भरेगा, उसके बाद दूसरा भरेगा। इसका मतलब एस के पास आप कितने वर्ग पढ़ते हैं? 2 वर्ग पढ़ते हैं। पढ़ा आपने? पहला क्षारीय वर्धा धातु, क्षार धातु सॉरी। दूसरा होता है क्षारीय मर्दा धातु तत्व। पी जो होता है उसके पास कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसका मतलब अपन कितने वर्गों की बात करते हैं यहाँ पे? 6 वर्ग पढ़ते हैं। अपन कहते हैं ना पी ब्लॉक जो होता है,
तो पी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक होते हैं, बेसिक अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, कहां से कहां होते हैं, 13 से लेकर 18 तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं डी की। तो डी के पास देखो 5 कमरे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने वर्ग होने चाहिए, 10 होते हैं। तो जो डी ब्लॉक होता है वो डी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है बताओ, देखिए कहां से होता है, 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो डी ब्लॉक जो होता है वो कहां से होता है, 3 से लेकर 12 वर्ग तक, मतलब कितने तत्व होते हैं एक वर्ग के अंदर, 10 तत्व होते हैं, सॉरी एक आवर्त के अंदर कितने तत्व होते हैं हमारे पास, 10 तत्व होते हैं। तो डी ब्लॉक के पास 5 कक्षक होते हैं और 5 कक्षक में आप अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और यहाँ वर्ग कितने होते हैं, 10 वर्ग होते हैं। कहां तक, कहां तो कहां से कहां होते हैं, 3 से लेकर 12 तक होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एफ ब्लॉक की। कमरे कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन कितने अपन 14 भर रहे हैं। यहाँ देखो एफ ब्लॉक के अंदर दो होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, मतलब एफ ब्लॉक के तत्वों को हमने दो भागों में बांटा है, एक होता है हमारे पास लेंथेनाइड और दूसरे वाला होता है हमारे पास एक्टिनाइड, ठीक है। तो आपने क्या कहा, देखो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो अपनी अपनी विशेषता के आधार पर अलग अलग बांटे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ कमरे 7 थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ लेंथेनाइड में कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं, और एक्टिनाइड जो होता है उसमें भी कितने होते हैं हमारे पास 14 एलिमेंट से 14 तत्व होते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है डी ब्लॉक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के लिए मैंने बेसिक जानकारी इसलिए बताइए ताकि आपको ये पता रहे कि डी के पास 5 कक्षक होते हैं और उन 5 कक्षकों में आप अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और उस 10 इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डी की जो श्रेणियां होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, अपन जस्ट आगे बात करेंगे, उनमें हमारे पास 10-10 तत्व प्रेजेंट होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक होते हैं, तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक तत्व। तो सभी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और अलर्ट हो जाएं, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न उठ के आता है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें क्यों जब आता है ना, क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं पहला प्रश्न क्या हमारे पास है, आप डी ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। भाई आपने कहा कि डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक कैसे पता चलेगा मैं डी ब्लॉक है ना। जैसे मान लो कि कोई आदमी कहता है कि मैं वार्ड नंबर 5 से संबंध रखता हूं, तो वार्ड नंबर 5 हम कैसे मान लें, तो हम क्या देखते हैं उसका, या तो आधार कार्ड देखेंगे या पहचान पत्र देखेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि ये कौन से वार्ड का है। वैसे मैंने कहा कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट से डी ब्लॉक तत्व है, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो होता क्या है, जब भी आप किसी तत्व के अंदर उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, जब भी आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, मतलब क्या, मतलब जब आप किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर किस में जाए, एस उपकोष में प्रवेश करे। हमारी फर्स्ट क्लास है, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, फर्स्ट क्लास में हम केवल बेसिक की बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तो वे तत्व कौन से कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाए, पी उपकोष में जाए, कौन से कहलाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाए, डी उपकोष में, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, डी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। और मैंने कहा कि अगर जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए, एफ उपकोष में, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, एफ ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। लेकिन देखना यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। मैंने कहा कि भैया अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का तत्व है, अगर पी में जा रहा है तो कौन सा है, पी ब्लॉक तत्व है। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में घुस रहा है, अगर एस के पास चला गया तो वो कौन सा हो गया, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर पी के पास चला गया तो पी का है, और डी के पास चला गया डी का है, और एफ के पास चला गया तो एफ का है। यहाँ जो हमने डी उपकोष लिखा है, इस डी उपकोष को अगर मैं सही तरीके से लिखना चाहूं तो क्या कहूंगा कि डी कौन सा होता है, यहाँ पे n-1d होता है। कौन सा होता है, n-1d। ये अपन आगे बताएंगे कैसे होता है। देखो क्या होता है, जब आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है कि जो डी वाला होता है वो क्या होता है, एक कम होता है। जैसे मैं छोटी सी बात करता हूँ, आप सभी को पता है स्कैंडियम जो होता है वो 21 परमाणु क्रमांक रखता है, ठीक है ना। स्कैंडियम जो होता है वो 21 परमाणु क्रमांक रखता है। अगर मैं इसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा,
अगर मैं इस स्कैंडियम का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, क्या बोल रहा हूँ, बाह्यतम कोष आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन इसका लिखेंगे तो स्कैंडियम कौन से आवर्त में आता है, चौथे आवर्त में आता है। कौन सी में आता है, चौथे आवर्त में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन, आप जानते हैं ना आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। उसके बाद क्या आता है 4s2 और 3d1। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ बाह्यतम कोष कौन सा है, 4 है। बाह्यतम कोष कौन सा है, 4 है, क्योंकि देखो 3 और 4 में बड़ा कौन होता है, 4 होता है। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 3 में आया, उसके बाद किसमें गया, 4 में। तो इसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोष कौन सा है, चौथा है, फोर्थ है। और यहाँ जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जा रहा है वो देखो यहाँ बाह्यतम कोष 4 है, यहाँ बाह्यतम कोष कितना है, 4, मतलब n का मान कितना है यहाँ पे 4 होता है। 11th क्लास में आपने क्वांटम संख्याएं पढ़ी होंगी, तो यहाँ जो n है वो कौन सी है, 4 है, 4 नंबर है। और d जो है वो कितना है, n से 1 कम है ना, तो क्या हो जाएगा n-1d। तो हम क्या कहेंगे कि प्रश्न ये था कि डी ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं, तो भैया हम क्या कहेंगे, वे तत्व, क्या कहेंगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, n-1d उपकोष में प्रवेश करता है, वे क्या कहलाते हैं हमारे पास, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या थी भैया, डी ब्लॉक किन्हें कहते हैं, अपन बताओ तो सही, हम पढ़ तो रहे डी ब्लॉक कहते किन्हें है, तो क्या कहेंगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में चले जाता है चुपचाप, उसे क्या कहते हैं अपन, डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलो भैया पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया कि भैया किन्हें कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में चला गया तो वो कौन सा तत्व हमारे पास है, डी ब्लॉक तत्व। आवर्त सारणी सभी लोग जानते हैं ना, हाँ भाई सो मत जाना कभी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, इस तरीके से आवर्त सारणी कुछ होती है ना, डिजाइन मैंने आपको पहले बता दिया, मेरे को कुछ अच्छी सी आते नहीं है फिर भी बना लेते हैं ना। तो यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं, देखो ये पीटी है, पीटी पीरियड वाली नहीं है, क्या है, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ जो तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के। इधर वाले में कौन से होते हैं, सारे के सारे पी ब्लॉक के होते हैं। और यहाँ जो बीच में आता है वो कौन है भैया, तो कौन हमारे पास यहाँ पे डी ब्लॉक है। कौन सा है, डी ब्लॉक। मतलब आवर्त सारणी में बाई साइड जो होते हैं, बाई तरफ होते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व उपस्थित होते हैं, जबकि आवर्त सारणी में दाई तरफ कौन होता है, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो बच्ची कौन सी जगह है, बीच वाली, बीच मझधार में। तो यहाँ बीच मझधार में कौन से तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो भैया देखो दोनों साइड में, इधर डी ब्लॉक है, इधर में कौन है, एस ब्लॉक है, इधर में कौन है, पी ब्लॉक है। इससे भी दोस्ती है, इससे भी दोस्ती है। इसका मतलब ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस और पी ब्लॉक के तत्वों से क्या दर्शाते हैं, थोड़ी बहुत समानता दर्शाते हैं। ये बीच में आ गया ना, इसका मीडिएटर हो गया, एस और पी का मीडिएटर कौन हो गया, डी ब्लॉक हो गया। तो हम क्या कहते हैं, देखना एक नाम सुनना ध्यान से, कई बार क्या कहा जाता है कि एस एवं पी ब्लॉक तत्वों के मध्य उपस्थित होने के कारण डी ब्लॉक तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने, वापस सुना कि एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य उपस्थित होने के कारण डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस और पी के समान भी कुछ गुणधर्म क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो हमारी बात समझ में आ गई ना। अब मैं पूछूं कि डी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है, स्थान क्या होता है डी ब्लॉक का, तो देखो एस जो ब्लॉक होता है वो कौन सा होता है, पहले और दूसरे वर्ग में आता है। भाई एस ब्लॉक के तत्व पहले और दूसरे वर्ग में आते हैं, लेकिन अगर डी की बात करेंगे तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं तो कहां से कहां तक आते हैं, तीसरे से लेकर कहां तक आते हैं, 12 वर्ग तक होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व तीसरे आवर्त से लेकर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12, तो तीसरे से लेकर 12वें वर्ग तक के तत्व किस में आते हैं हमारे पास, डी ब्लॉक में। और आगे जो होता है 13 से लेकर 18 तक वो किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। तो पता चल गया कि डी ब्लॉक के तत्व कहां होते हैं, तीसरे से लेकर 12वें वर्ग तक होते हैं। अब देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा संक्रमण तत्व, लेकिन संक्रमण तत्व क्या इस आधार पे कि डी ब्लॉक के तत्व एस और पी के मध्य आ रहे हैं
उन्हें संक्रमण तत्व कहना जायज है या नहीं। तो प्रश्न क्या उठता है, देखो थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका आज मैंने सोच कुछ अलग सोचा, मैंने कहा थोड़ा सा लॉजिकल चलते हैं। अगर मैं आपको रफली पढ़ाता चलूंगा ये होता है वो होता है तो आपके साथ ये होता है, लेकिन अपन क्या थोड़ा सा लॉजिकली पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि आपका इनऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ लेता है उसका मतलब वो एस पी डी एफ सब कुछ जानता है, ठीक है ना। तो मेरा प्रश्न ये है कि संक्रमण तत्व आपने कहा, तो संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है, संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि संक्रमण तत्व कौन से तत्व होते हैं। तो सीधी सी बात है कि संक्रमण तत्व किन्हें कहा, ये तो सबको पता है, किन्हें कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। किन्हें कहते हैं, डी ब्लॉक, क्योंकि अभी अपन ने क्या कहा कि डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। लेकिन क्या सभी तत्वों को सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहना जायज है या नहीं। वापस से सुनना, प्रश्न क्या है कि संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है, तो हमारा आंसर है डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। तो फिर प्रश्न ये आया कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं या नहीं है। तो मॉडर्न जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि भैया अगर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। तो मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कि संक्रमण तत्व केवल, क्या ध्यान सुनना, कि संक्रमण तत्व केवल उन्हीं डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है जिनका क्या हो, अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। क्या हो, अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। मतलब सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है कि मैंने कहा कि संक्रमण, देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, वे डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, ये कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, तो हमने क्या कहा कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये आया कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं या नहीं है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, जिनका अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। क्या कहा मैंने यहाँ पे, जिनका क्या हो, अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो समझते हैं। मैंने कहा कि वही आप स्कैंडियम का आंसर ले, ऑप्शन ले लेते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, ठीक है। अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से, आर्गन कितना होता है, 18 हो गया। उसके बाद क्या आता है, 4s2 3d1, ठीक है। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो स्कैंडियम है वो स्कैंडियम क्या है, हमारे पास एक संक्रमण तत्व है। स्कैंडियम क्या हमारे पास है, संक्रमण तत्व। कैसे पता चला, क्योंकि इस स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके डी कक्षक के पास क्या है, क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो इस डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है। कितना है, एक। अब आप ये पूछेंगे कि अयुग्मित क्या होता है, अयुग्मित का मतलब क्या होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन। मतलब जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए नहीं होते हैं, मतलब सीधी सी बात है, जिनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला मिलता है वो क्या होता है, अयुग्मित। तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो उस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास वो क्या है, संक्रमण तत्व। वापिस सुनना, मैंने क्या कहा कि हमारे पास जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अपूर्ण होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जिनके डी कक्षक में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। तीसरी बात मैं क्या कह सकता हूं कि वे तत्व जिनके n-1 डी उपकोष में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वो क्या होता है हमारे पास, संक्रमण तत्व है। बात क्या है हमारे पास कि संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया, संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, तो रिजल्ट क्या आया, पहला क्या आया, क्या बोल सकते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हमारे पास, अपूर्ण होता है। क्या होता है, अपूर्ण। या क्या बोल सकते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, n-1 डी उपकोष में, n-1 डी उपकोष में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, तो अब ये लास्ट अगर अपन बात करें इसकी थ्योरी की, तो हम क्या कहेंगे, देखो जैसे मैंने कहा कि जैसे ये कोई भी तत्व हो गया हमारे पास, है ना, डी ब्लॉक का कोई भी तत्व ले लिया हमने, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी परमाणु हो, कोई भी परमाणु हो और वो किस अवस्था में हो, अपनी मूल अवस्था में हो, क्या कहा मैंने, कोई भी परमाणु अगर अपनी मूल अवस्था में हो या फिर किसमें हो, वो अपनी आयनिक अवस्था में हो, किसमें हो, अपनी आयनिक अवस्था में, तो जब भी कोई परमाणु या आयन, जब भी कोई डी ब्लॉक का क्या है, परमाणु अपनी मूल अवस्था में हो या आयनिक अवस्था में, और क्या दर्शाता हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दर्शाता हो, तो वो तो क्या होगा, हमारे पास संक्रमण तत्व है, अदरवाइज हम उसको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। तो रिजल्ट क्या है इसका, संक्रमण तत्व कौन से तत्व होते हैं, वे तत्व है जिनका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो, अपूर्ण हो, या क्या कहेंगे, वे तत्व है जिनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर n-1d उपकोष में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, क्या कहलाता है हमारे पास संक्रमण तत्व। चाहे वो उसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो उसकी आयनिक अवस्था में। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। मैंने क्या कहा, प्रश्न ये था हमारा कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं या नहीं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो जिंक का लेते हैं, किसका लेते हैं, जिंक का, और जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है, 30 होता है, कितना होता है, 30। अगर मैं इस जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो इसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसे होता है, आर्गन कितना होता है, आर्गन 18 होता है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसके पास, कितने और चाहिए, 12 और चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं, 4s2 3d10। तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाह्यतम कोष का, वो हमारे पास क्या होता है, आर्गन 4s2 3d10। एक बार ध्यान से देखो इसको, देखना, मैंने कहा क्या जिंक डी ब्लॉक का तत्व है क्या, तो भैया देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी के पास जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या उठ रहा था कि क्या जिंक जो है वो संक्रमण तत्व होगा या नहीं होगा, तो यहाँ जिंक किसमें, अपनी मूल अवस्था के अंदर, देखो अपन समझने के लिए बात कर रहे हैं एक बार, किसमें, अपनी मूल अवस्था में, और इसकी मूल अवस्था में क्या डी के पास कितने, देखो डी के पास कितने कमरे होते हैं भैया, 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5, तो 1 2 3 4 और 5, और इस 5 कमरों में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 10 भरे हुए हैं। क्या कर दो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और, तो देखना ये जो डी के 5 कक्षक हैं, ये जो हमारे पास डी के 5 कक्षक हैं, क्या किसी कक्षक के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या, इसमें 2 भरे हुए, इसमें 2 भरे हुए, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2 भरे हुए, इसका मतलब यहाँ कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 0। तो हमने क्या कहा था, संक्रमण तत्व तो वो होंगे जिनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, अपूर्ण हो, या जिसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या n-1d उपकोष में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता हो। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। यहाँ देखो s के अंदर आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, d के पास कितने भर सकते हैं, अधिकतम 10, तो s पूरा भरा और d पूरा भरा, तो जब s और d पूरे भरे हुए हैं, इसका मतलब क्या कहेंगे अपन, जब s और d उपकोष के इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कैसा होता है, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमारा प्रश्न क्या था कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं या नहीं होते, तो हमारा आंसर क्या होता है, नहीं, क्योंकि सभी डी ब्लॉक के तत्वों में क्या नहीं होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है या अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या कहते हैं, हमारे पास सामने लिखा हुआ है कौन सा, जिंक लिखा हुआ है, तो जिंक के अलावा देखो, जिंक के अलावा अगर अपन बात करें तो जिंक के अलावा क्या होता है, कैडमियम जो होता है और मरकरी होता है। तो कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 48 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, और मरकरी का कितना होता है, 80। तो Zn Cd और Hg होते हैं, ये तीनों के तीनों कहाँ आते हैं, 12वें वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं, 12वें वर्ग में। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी अपने बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होने के कारण या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण
या n-1 d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण क्या नहीं कहलाते हैं? संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। जबकि ये क्या होते हैं? तीनों के तीनों डी ब्लॉक तत्व होते हैं। तो हमारा प्रश्न ये था कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं या नहीं होते हैं? तो आंसर क्या है हमारे पास? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो सीधा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। कारण क्या था? कि संक्रमण तत्व उन्हीं को कहा जाता है जिनके बाह्यतम कोष में अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, या फिर क्या हो? n-1 d उपकोष कैसा हो? कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता हो। तो ये हमारे पास क्या था? संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ठीक है। अब देखो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हम क्या कह रहे थे, देखो वापस मैं जिंक ले लेता हूं ना। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने क्या लिखा? आर्गन कितना आ गया? 18। उसके बाद क्या लिखोगे आप? 4s2 3d10। भर दो भैया, पूरा भर दो इसको ना। और यहाँ जो जिंक होता है इसके पास देखो s पूरा भरा है और d क्या है? पूरा भरा हुआ है। तो देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये तो कौन सा हो गया? बाह्यतम कोष, इसको मैं n मान लो। तो ये जो अंदर वाला वो कौन सा हो गया? n-1 हो गया। तो ये ns हो गया, ये क्या हो गया? n-1 d। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ns। कहां से कहां होता है? 1 से 2। और उससे पहले कौन सा आता है? n-1 d। कहां से कहां आते हैं? 1 से 10 तक। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ns। 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और n-1 d के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो अब अपन बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की श्रेणियों की। अरे भैया सो तो नहीं गया ना कोई? हाँ जी। देखो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि हमारे पास डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं वो कौन से आवर्त में आते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व कौन से आवर्त में स्टार्ट होते हैं? हमारा 4th आवर्त में आते हैं। कहां से होते हैं? चौथे आवर्त से। डी ब्लॉक के तत्वों को अपन कहां से पढ़ते हैं? चौथे आवर्त से। अब देखना डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो चौथे आवर्त से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये हमने कहा कि अगर आवर्त सारणी की अगर बात करेंगे तो आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कौन आता है? डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। और देखो डी ब्लॉक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं? 3d में भरते हैं अपन। कहां भरते हैं भैया? 3d में, है ना। तो जब 3d में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3d में भरे जाएंगे वो कौन सी श्रेणी हो जाएगी? 3d श्रेणी। जिसमें इलेक्ट्रॉन 4d में भरे जाएंगे वो 4d श्रेणी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन 5d में भरे जाएंगे वो 5d श्रेणी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन 6d में भरे जाएंगे वो 6d श्रेणी। चलो हम बात करते हैं संक्रमण श्रेणी की। बात करते हैं किसकी बात करते हैं? संक्रमण श्रेणियां। कौन कौन सी संक्रमण श्रेणी होती है? हाँ भाई ध्यान देना। सबसे पहली कौन सी होगी भैया? 3d श्रेणी होगी। कौन सी होगी? 3d श्रेणी। पता चल रहा है ना? 3d श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? अपने पास 3d के अंदर जा रहा है। तो 3d जो श्रेणी होती है वो कहां से कहां होती है? देखो हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के पास 5 कक्षक होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आप अधिकतम भर सकते हैं। तो किसी भी एक आवर्त के अंदर या डी ब्लॉक की श्रेणी के अंदर अधिकतम तत्व कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 3d श्रेणी कहां से कहां होती है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ना। हाँ भाई अब बड़ा मजा आने वाला है। हमने कहा कि सबसे पहली श्रेणी कौन से पढ़ते हैं? हम 3d श्रेणी पढ़ते हैं। सबको रट रखा होगा सबने ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, नाम सुनते जाना, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। उसके बाद कौन सी श्रेणी आएगी? 4d श्रेणी। तो 4d श्रेणी कौन कौन सी होती है? देखना जरा, बताओ आप, किसी को पता हो तो। ये क्या होता है? इट्रियम, जिरकोनियम,
ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है, 5D श्रेणी होती है। और 5D श्रेणी के अंदर किसको लिखते हैं अपन, ठीक है। और लास्ट अपन कौन सी होती है, 6D श्रेणी होती है। वैसे अपने पास नॉर्मली कौन सी आती है 12th लेवल तक, 3D पढ़ते हैं अपन ना, 3D या 4D या एटलीस्ट लास्ट तक देखते हैं ना। तो 6D श्रेणी होती है, वो कहाँ से होती है, एक्टिनियम से लेकर कहाँ तक होती है, यूयूबी 112 परमाणु क्रमांक तक होती है ना, जो कि कैसी होती है, अपूर्ण होती है। एक्टिनियम से लेकर कहाँ तक होती है, यूयूबी 112। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास डी ब्लॉक जो होता है वो कितने नंबर से स्टार्ट होता है, 3 नंबर से। इसका मतलब 3 नंबर का मतलब क्या हो गया, सॉरी 3D हो गया, 4 का मतलब कौन सा हो गया, 4D, और 5 का मतलब क्या होता है, 5D। तो 3D श्रेणी जो होती है उसके अंदर हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, 4D में कितने, 5D में कितने, 6D में कितने, तो ये डिपेंड करेगा। देखो 3D श्रेणी जो होती है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, अपना पहला पॉइंट क्या है, 3D श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो भैया देखो 3D श्रेणी जो स्कैंडियम होता है उससे स्टार्ट होती है और जिंक पे जाके खत्म हो जाती है। 3D श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक पर खत्म हो जाती है। और ये स्कैंडियम भैया परमाणु क्रमांक कितना रखता है, जानते हो ना, परमाणु क्रमांक पैरों में जो होता है कितना होता है, 21, और गिनती आती है आपको, जिंक कहाँ होता है, 30 पे। तो 3D श्रेणी 21 परमाणु क्रमांक से लेकर कहां तक होती है, 30 तक। बोर नहीं हो रहे ना भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से बच्चे बोर हो जाते हैं। अच्छा वैसे हाँ, अब देखो यहाँ जो 3D श्रेणी थी वो स्कैंडियम से लेकर कहां तक आ रही है, जिंक तक आ रही है, बात खत्म, 10 तत्व हो गई। 4D श्रेणी, 3D श्रेणी कौन से आवर्त में आ रही है, तो 3D श्रेणी कौन से आवर्त में आती है, 4th आवर्त में आती है। 4D श्रेणी कौन से आवर्त में आती है, 5वें आवर्त में आती है। और 5D श्रेणी कौन सी में होती है, 6th आवर्त में। और 6D श्रेणी कौन से आवर्त में होती है, 7वें आवर्त में। ठीक है। तो 4D श्रेणी जो होती है वो कहां से शुरू होती है, इट्रियम से स्टार्ट होती है। क्या नाम इसका, इट्रियम। और इस इट्रियम का परमाणु क्रमांक, पैरों में चप्पल कितने नंबर की उसकी, 39, मतलब इट्रियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 39। तो इट्रियम से स्टार्ट होकर ये खत्म कहां तक होती है, कैडमियम तक होती है। कहां तक होती है, कैडमियम। और इस कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 48, CD जिसका मात्रक होता है। तो 4D श्रेणी कहां से होती है, इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक होती है। उसके बाद कहां आते हैं, 5D श्रेणी में। और 5D श्रेणी क्या लेंथेनम होता है ये भैया, क्या होता है, लेंथेनम। ध्यान रखना लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 57 होता है। ठीक है। तो 5D श्रेणी कहां से शुरू होती है, लेंथेनम से शुरू होती है और खत्म कहां होती है, Hg, हाँ जी मरकरी। और मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80। उसके बाद क्या होती है, 6D श्रेणी, कहां से शुरू होती है, एक्टिनियम, AC का मतलब क्या होता है, एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और 112 परमाणु क्रमांक यूयूबी तक खत्म होती है। अब अपन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं। पहली बात, 3D श्रेणी के अंदर कितने तत्व होते हैं, 10 होते हैं। कहां से कहां लेकर, स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक। कौन सी आवर्त में आती है 3D श्रेणी, चौथे आवर्त में आती है। डी ब्लॉक तत्व कहां से स्टार्ट होते हैं, चौथे आवर्त से स्टार्ट होते हैं। 4D श्रेणी कौन से आवर्त में आती है, 5वें आवर्त में। कहां से कहां तक, इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक। 5D श्रेणी होती, सॉरी ये 5D श्रेणी होती है वो कौन से आवर्त में आती है, छठे आवर्त में आती है। कौन सी में आती है, छठे आवर्त में। ध्यान से सुनना, कौन से आवर्त में, छठे आवर्त में। और ये कहां से स्टार्ट होती है, लेंथेनम 57 परमाणु क्रमांक से शुरू होकर मरकरी 80 परमाणु क्रमांक तक होती है। ध्यान रखना, लेंथेनम जो होता है, ये एले का मतलब क्या होता है, लेंथेनम। ये जो लेंथेनम है वो भैया कौन है, डी ब्लॉक तत्व है। कौन सा है, डी ब्लॉक तत्व है। और लेंथेनम के बाद कौन आते हैं यहाँ पे, कौन आता है यहाँ पे, लेंथेनम के बाद यहाँ कौन आते हैं, लेंथेनाइड आते हैं। कौन से आते हैं, लेंथेनाइड। तो हम क्या कहेंगे भैया, लेंथेनाइड तत्व कौन से आवर्त में आते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छठे आवर्त के अंदर। तो लेंथेनाइड छठे आवर्त के अंदर आते हैं। कहां से कहां होते हैं अपन बात करेंगे, 14 तत्व होते हैं ना, सीरियम वो। उसके बाद बात करते हैं अपन कौन सी श्रेणी की, 6D श्रेणी की। और 6D श्रेणी में कहां से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम। इस एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 होता है। इसका मतलब इससे आगे जो भी आएगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 90। और यहाँ 90 से लेकर 103 तक कौन आता है, एक्टिनियम के बाद आने वाले क्या होते हैं भैया, एक्टिनोइड्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिनोइड। तो 5D श्रेणी या 6 छठे आवर्त के अंदर लेंथेनाइड तत्व होते हैं और 7वें आवर्त के अंदर कौन से होते हैं, एक्टिनाइड तत्व। अब आप पूछोगे कि सर याद करने का तरीका क्या होता है ना,
ये तो बात है ना, याद करने का तरीका क्या है। तो देखो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। क्या था कि आजकल डिप्रेशन, डी फॉर डिप्रेशन जानते हैं सभी लोग। डिप्रेशन या लोग नर्वस बहुत ज्यादा होते हैं ना। आजकल क्या होते हैं, लोग डिप्रेशन या नर्वस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या था, एक लड़का था, सुनना ध्यान से। एक लड़का था, उसको लोग क्या बोलते थे, कॉपर जी बोलते थे। क्या बोलते थे, कॉपर जी, मतलब वो कॉपर साइड का रहने वाला था। तो उसको क्या बोलते थे लोग, कॉपर जी बोलते थे। तो कॉपर जी बोलते तो वो क्या रहने लग गया, नर्वस रहने लग गया। तो नर्वस रहने लग गया तो क्या करता है भाई, कोई भी बंदा अगर किसी नर्वस रहने लग जाए तो उस अपने साथियों से बात करता है कि भैया मुझे वो ऐसे बोलते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नर्वस रहता है ऐसे, है ना। तो क्या हुआ कि अगर वो किसी पर्सन के पास गया, उसके कई दोस्त थे, ओशो ओशो के नाम थे उन दोस्तों के, तो वो किसी के पास गया, तो उसने उसको सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया कि शक्तिवान, उसने क्या कहा कि स्कैंडियम ती टाइटेनियम वान वेनेडियम करो, शक्तिवान करो। किसको, सारा खेल किसका है, माइंड का है, दिमाग का है, मन का। तो शक्तिवान करो किसको, मन को। कर लिया, फिर कोई नहीं, देखो उसको क्या बोलते थे, कॉपर जी बोलते थे। तो क्या कहा उसने, उसके दोस्त ने कि शक्तिवान करो मन, फिर कोई नहीं कॉपर जी। समझ गए ना, कि अगर आप क्या कर लो, अपने मन को शक्तिवान स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो आपको कोई भी कॉपर जी नहीं बोलेगा। डोंट फील। तो क्या हुआ, शक्तिवान करो मन, फिर कोई नहीं कॉपर जिंक। ये कौन सी होगी, 3D श्रेणी। ठीक है, अब फिर भी वो क्या था, उसको बोल दिया, फिर भी क्या वो उदास था। तो उसके उसका दोस्त खड़ा हुआ था वहां पे। क्या था, उसका कोई दोस्त खड़ा हुआ था। तो वो क्या बोलता है भैया उसको कि ये जिंदगी, नर्वस था बंदा, तो क्या बोलेगा उसको, ये जिंदगी निभा। ये जिंदगी कहां कब तक निभानी है, मौत तक। तो ये जिंदगी निभा मौत तक। देखो वो क्या बोलता उसका दोस्त कि ये जिंदगी निभा मौत तक, रूठेगा रोएगा, रूठेगा, या इसका दूसरा बना लेते हैं, ये जिंदगी निभा मौत तक, रूठेगा। हम्म, क्या बोलता है भैया, ये जिंदगी निभा मौत तक रूठा रहेगा। अगर कुछ बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, वो रूठ जाएगा। तो रूठा रहेगा, क्या कर ले, पढ़ ले, पढ़ ले आगे कैदी। अब सुनो देखो, तो क्या था कि वो उसका दोस्त उसको कुछ बताता है कि भैया क्या करना है, पहले तो आप 3D श्रेणी के अंदर शक्तिवान करो मन, फिर कोई नहीं कॉपर जी तुझे बोलेगा। फिर क्या कहता है, ये जिंदगी निभा मौत तक रूठा रहेगा, मतलब तो अपने आप ऐसे अंदर अंदर रूठा रहेगा। रूठा रहेगा, पढ़ ले, क्या कर ले आगे, पढ़ ले आगे कैदी। कैदी का मतलब क्या हो गया, वो अपने जंजाल में खुद ही फंसा हुआ था। तो ये जिंदगी निभा मौत तक रूठा रहेगा, पढ़ ले आगे कैदी। ठीक है, तो फिर भी उसका डिप्रेशन दूर नहीं हो रहा ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया, ऐसे कुछ बोल रहा था वो। तो फिर वो क्या बोलता है, दोस्त टेबलेट देता है कि भैया तेरे को डिप्रेशन हो गया है, क्या ले, तो ट्रैंक्विलाइजर ले। तो क्या बोलता है, ले हाफ टेबलेट। क्या ले ले, हाफ टेबलेट। ले हाफ टेबलेट। वो, अब देखो वहां उसका दोस्त खड़ा हुआ था ओशो नाम का, क्या नाम था उसका, ओशो नाम का। वो थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। तो वो क्या बोलता है, ले हाफ टेबलेट। भैया जो दोस्त था ना वो परेशान हो गया। मैंने कभी तेरे को समझा दिया, उसको पहले कहा कि शक्तिवान करो मन को, फिर कहा कि भैया जिंदगी मौत तक निभा, और क्या करना है, पढ़ ले आगे ताकि अपना कैरियर बन जाए। फिर भी वो मान ही नहीं रहा, तो उसको गुस्सा आ रहा था दोस्त को। तो उसने क्या कहा, ले हाफ टेबलेट, ये टेबलेट ले, और इधर मत खड़ा हो। कहाँ जा, उधर जो ओशो खड़ा हो उसकी तरफ चला जा, वरना क्या होगी, पिटाई होगी। तो क्या कहता है, ले हाफ टेबलेट, वो रिहा, वो रिया, रिहा मतलब वो रहा, है ना, वो रहा। कौन सा दोस्त था उसका, ओशो, वो रहा ओशो। इधर, इधर क्या होगा, पिटेगा, या इधर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ले हाफ टेबलेट, वो रहा ओशो, इधर पढ़ ले। क्या कहा मैंने, कि ले हाफ टेबलेट, वो रहा ओशो। हाफ टेबलेट ले ले, उधर क्या रखा है, ओशो रखा हुआ है, मतलब ओशो दोस्त खड़ा हुआ है,
और इधर पढ़ ले। इधर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इधर पढ़ ले, तो वो ओशो को क्या करता है कि मैं तेरे पास आ जाऊं क्या, तो क्या बोलेगा, आऊं। तो उसका दोस्त क्या बोलेगा, हाँ जी आ जाओ। ठीक है, अब सुनो भाई, देखो लास्ट में अपन एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या कहा कि डी ब्लॉक के अंदर 3D, सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्व चौथे आवर्त से स्टार्ट होते हैं, और चौथे आवर्त में जो श्रेणी आती है वो 3D श्रेणी, पांचवें आवर्त में 4D श्रेणी, छठे आवर्त में 5D श्रेणी, और सातवें आवर्त में 6D श्रेणी। 3D श्रेणी कहां से कहां होती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है, 21 परमाणु क्रमांक से लेकर 30 परमाणु क्रमांक तक होती है। याद कैसे करेंगे, शक्तिवान करो मन फिर कोई नहीं, कॉपर जिंक। उसके बाद 4D श्रेणी क्या होती है, इट्रियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम तक जाती है। क्या होती है, ये जिंदगी निभा मौत तक रूठा रहेगा पढ़ले आगे कैदी। 4D क्या होती है, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, और ये रोडियम, पैलेडियम, और सिल्वर और कैडमियम। उसके बाद आती है 5D श्रेणी, छठे आवर्त के अंदर कहां से कहां होती है, लेंथेनम से लेकर मरकरी तक होती है। ले हाफ टेबलेट वो रहा, ओशो दोस्त का नाम था, इधर पढ़ ले आऊं हाँ जी। तो क्या हो जाएगा, लेंथेनम, होफनियम, टेक्नीशियम, सॉरी टेंटेलम, वो टंगस्टन, रियोनियम, ये क्या हुआ, ओस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम, गोल्ड और मरकरी। और जो हमारे पास सातवां आवर्त होता है जिसमें 60 श्रेणी आती है, वो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है, 112 परमाणु क्रमांक यूयूबी तक, जो क्या होती है हमारे पास इनकम्प्लीट होती है। अपूर्ण आवर्त कौन सा होता है आवर्त सारणी के अंदर, सातवां आवर्त होता है। अगर अपन बात करें लेंथेनाइड की, तो लेंथेनाइड कहाँ आते हैं, छठे आवर्त के अंदर आते हैं, और एक्टिनाइड कहाँ आते हैं, सातवें आवर्त के अंदर आते हैं। लेंथेनाइड कितने होते हैं, 14 तत्व होते हैं, और एक्टिनाइड भी कितने होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ होते हैं, देखो 57 कौन है, लेंथेनम, तो लेंथेनम किसका है, डी का, तो इसके बाद कौन आएगा, लेंथेनॉइड आएंगे। तो 58 से 71 तक कौन होते हैं, लेंथेनाइड। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 है, इसके बाद कौन आएंगे, एक्टिनोइड्स। तो एक्टिनोइड्स कितने से स्टार्ट होंगे, 90 से, तो 90 से लेकर 103 कौन होते हैं, एक्टिनोइड्स होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने क्या बात की है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बेसिक से बात की। इतना आज जितना जो आपको पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें, और अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमें किसी भी सुधार की गुंजाइश आपको लगती है तो आप कृपया कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।